नमस्कार फ्रेंड, स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल ई पाठशाला में। तो दोस्तों, आज हम फिर से एक नई वीडियो लेकर आ गया हूँ जैव विविधता पार्ट 4 के रूप में। यदि आप लोग अभी तक पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 नहीं देखे हैं तो इससे पहले आप पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 जाकर देखें। यदि वीडियो अच्छा लगे तो अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर करें एंड लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो आइए बिना देरी किए हुए हम लोग पढ़ रहे थे पार्ट 3 में जैव विविधता संरक्षण के बारे में। तो आज पढ़ेंगे हम लोग जैव विविधता संरक्षण कितने प्रकार से किया जा सकता है। तो आइए, जैव विविधता संरक्षण जो है दो प्रकार से किया जाता है। पहला हो गया स्वस्थानीय संरक्षण, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है इन सीटू कंजर्वेशन। क्या बोला जाता है? इन सीटू कंजर्वेशन। दूसरा हो गया परस्थानीय संरक्षण यानी एक्स सीटू कंजर्वेशन। ठीक है, यानी स्वस्थानीय संरक्षण मतलब हो गया यानी संकटाग्रस्त प्रजातियों को उनके प्राकृतिक आवासों में संरक्षण प्रदान करना स्वस्थानीय संरक्षण कहलाता है। यदि बोल दे स्वस्थानीय संरक्षण क्या होता है तो बोलेंगे संकटाग्रस्त प्रजातियों को उनके प्राकृतिक आवासों में संरक्षण प्रदान करना स्वस्थानीय संरक्षण कहलाता है। इसका एग्जाम्पल हो गया जैसे राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, जैव आरक्षित क्षेत्र और हॉट स्पॉट इत्यादि स्वस्थानीय संरक्षण के उदाहरण हैं। क्वेश्चन भी आता है कि राष्ट्रीय उद्यान जैव विविधता संरक्षण के किस भाग का उदाहरण है तो बोलेंगे स्वस्थानीय संरक्षण का उदाहरण है। या बोल देगा अभ्यारण्य किसका उदाहरण है तो बोलेंगे स्वस्थानीय संरक्षण का उदाहरण है। और हॉट स्पॉट भी स्वस्थानीय संरक्षण का उदाहरण है। हॉट स्पॉट के बारे में भी हम पूरा डिटेल से जो है पिछले वीडियो में हम बताए हैं, तो आप लोग पिछले वीडियो में जाकर के जो है उसे डिटेल से पढ़ सकते हैं। तो आइए नेक्स्ट जो है हम परस्थानीय संरक्षण के बारे में पढ़ते हैं। यानी परस्थानीय संरक्षण को इंग्लिश में बोला जाता है एक्स सीटू संरक्षण। एक्स सीटू संरक्षण, तो अगर एक्स सीटू संरक्षण की बात किया जाए क्या होता है तो बोलेंगे संकटग्रस्त प्रजातियों को उनके प्राकृतिक आवासों से ले जाकर अन्य स्थानों पर संरक्षण प्रदान करना परस्थानीय संरक्षण कहलाता है, यानी एक्स सीटू संरक्षण कहलाता है। यानी परिभाषा पूछा जाता है, अगर पूछ दे कि वैसा क्षेत्र जिसमें जैसे संकटग्रस्त प्रजातियों को उनके प्राकृतिक आवासों से ले जाकर किसी अन्य स्थान पर जब जीवों का संरक्षण किया जाता है तो इस प्रकार के संरक्षण को क्या कहा जाता है तो बोलेंगे परस्थानीय संरक्षण बोला जाता है। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे जीन बैंक हो गया, वनस्पति उद्यान हो गया, जंतु उद्यान हो गया, चिड़ियाघर हो गया या बीज बैंक इत्यादि। ये सब क्या है? परस्थानीय संरक्षण के ही उदाहरण हैं। ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है कि बीज बैंक किसका एग्जाम्पल है तो बोल देंगे परस्थानीय संरक्षण का उदाहरण है। या बोल दे जीन बैंक किसका एग्जाम्पल है तो स्थानीय संरक्षण का। इसी तरह से पूछ सकता है वनस्पति उद्यान या जंतु उद्यान या चिड़ियाघर किनका एग्जाम्पल है तो बोल देंगे परस्थानीय संरक्षण का एग्जाम्पल है। ठीक है ना? तो आइए आप पढ़ते हैं जैव आरक्षित क्षेत्र के बारे में। इसके बारे में जैव आरक्षित क्षेत्र या जिसको बायोस्फीयर रिजर्व भी बोल सकते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बायोस्फीयर रिजर्व। कहते हैं जैव आरक्षित क्षेत्र स्वस्थानीय संरक्षण के ही उदाहरण होता है। जैव आरक्षित क्षेत्र अगर पूछ दे किसका उदाहरण है तो बोलेंगे स्वस्थानीय संरक्षण का उदाहरण। अब जैव आरक्षित क्षेत्र के मुख्यतः 3 भाग होता है। अगर पूछ दे कि जैव आरक्षित क्षेत्र के मुख्यतः कितने भाग होते हैं तो बोलेंगे 3 भाग होते हैं। तो कौन कौन सा भाग होता है तो पहला हो गया कोर क्षेत्र। क्या हो गया? कोर क्षेत्र। दूसरा हो गया बफर क्षेत्र। तीसरा हो गया ट्रांजिशन जोन या हेरफेर क्षेत्र भी इसको बोल सकते हैं। यानी तीनों क्षेत्र का जो है नाम याद रखना है कि जैव आरक्षित क्षेत्र या बायो रिजर्व क्षेत्र को कितने भागों में बांटा गया है तो बोलेंगे मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। तो चलिए तीनों को डिटेल्स पढ़ते हैं। पहला था क्या? कोर क्षेत्र। तो कोर क्षेत्र क्या होता है बोलेंगे यह जैव आरक्षित क्षेत्र का अंतरतम भाग होता है, यानी जहाँ की प्रजातियों संकटग्रस्त होती है तथा इन्हें ही संरक्षण प्रदान किया जाता है। इस प्रकार के क्षेत्र को कोर क्षेत्र बोलेंगे। या दूसरे तरह से भी हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो मानवीय गतिविधियाँ पूर्णतः क्या होता है? प्रतिबंधित होती है, यानी जिससे प्रजातियों को पूर्णतः प्राकृतिक आवास उपलब्ध हो सके एवं मानवीय गतिविधियों से प्रजातियों को किसी भी प्रकार का बाधा ना उत्पन्न हो तो उसे बोलेंगे कोर क्षेत्र। नहीं पूछ दे कि कोर क्षेत्र क्या होता है तो बोलेंगे वैसा क्षेत्र जहाँ पर मानवीय गतिविधियों का पूर्णतः क्या होता है? प्रतिबंध होता है, ताकि जिससे जंगल में नहीं रहने वाले सभी जीव प्रजातियों का जो है किसी भी प्रकार से बाधा उत्पन्न न हो, ऐसे क्षेत्र को बोलेंगे कोर क्षेत्र। ठीक है, कोर क्षेत्र आ गया समझ में। उसके बाद पढ़ेंगे बफर क्षेत्र क्या होता है। ठीक है ना? वैसा क्षेत्र यानी जहाँ पर जो है देश की सरकार के द्वारा जो है अनुमति लेकर के जो क्या होता है वहाँ अन्य गतिविधियाँ जैसे अनुसंधान या शिक्षा से संबंधित कोई भी कार्य जो कर सकते हैं, भारत सरकार हो या जिस देश
में ऐसा करना हो, मतलब उस देश के सरकार से क्या करना पड़ता है, पहले अनुमति लेना पड़ता है। तो वैसे क्षेत्र को बोलेंगे बफर क्षेत्र। क्या बोलेंगे, अगर पूछ दे कि बफर क्षेत्र क्या होता है, बोलेंगे वैसे क्षेत्र जहाँ पर किसी भी प्रकार के मानवीय गतिविधि करने के लिए अनुमति लेना पड़ता है, वैसे क्षेत्र को क्या बोला जाता है, बफर क्षेत्र बोला जाता है। तीसरा हो गया ट्रांजिस्टर क्षेत्र या हेरफेर क्षेत्र, इसको बोल सकते हैं। कहते यह सबसे बाहरी क्षेत्र होता है, कहते जहाँ सूखी लकड़ी की कटाई या पशु चराई आदि की अनुमति होती है, मतलब केवल सूखा सूखा लकड़ी जो आप उस जंगल से काट सकते हैं और पशु को जो है मतलब चरा सकते हैं, ठीक है ना। कोई बड़ा बड़ा मतलब फैक्ट्री वगैरह तो नहीं लगा सकते, लेकिन लकड़ी सूखा सूखा काट सकते हैं आप। पूरा मतलब नया गाछ जो होता है, हरा भरा पेड़ पौधा, उसको नहीं काट सकते आप। ऐसे क्षेत्र को बोला जाता है ट्रांजिस्टर क्षेत्र या हेरफेर क्षेत्र जो है हम लोग बोल सकते हैं। तो ठीक है मित्र, आज इस कक्षा में इतना ही। तो यदि वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग हमारे चैनल पर रेगुलर बने रहें। हम जो है पूरा बायो या अन्य जितना भी सब्जेक्ट है अलग अलग टीचर के माध्यम से पूरा डिटेल से पूरा कोर्स आप लोग को करवाएंगे, ये मेरा वादा रहा। और यदि आपको अच्छा लगता है तो अधिक से अधिक मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल यानी ई पाठशाला को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे भविष्य में आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए और समय समय पर जो है हमारा वीडियो आपको मिलता रहे। तो इसी के साथ हम जो है वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।